जिस चीज़ के धनी है उस चीज़ को करिए और जिस चीज़ के धनी नहीं है उसके लिए कोई धनाढ्य व्यक्ति रख लीजिए। पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? ये सवाल मैम मुझसे वैसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं इसका आंसर बहुत पहले से प्रिपेयर करके बैठा हूँ। आप है डॉक्टर शेयर बाजार के। जैसे ही अर्न करना शुरू करें सबसे पहले डिसाइड करें एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को। तो अगर एसबीआई नहीं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं तो एसबीआई। वो गर्लफ्रेंड जब नई नई बनती है तो आदमी जो है ना उसके बारे में कुछ बुरा सुनना नहीं चाहता। तो आपके पास पावर सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है। ओके, सो किन इंडिकेटर्स पे ध्यान देना चाहिए व्हेन यू आर इन द मार्केट? तो आप क्या ये 4,500 स्टॉक सभी ट्रैक करते हैं क्या? यानी कि सेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको न्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नंबर्स टर्म में कहें तो 500 से 700 स्टॉक्स तो मौजवानी याद होते हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। प्योर टेक्निकल्स नहीं, प्योर फंडामेंटल्स नहीं, तो टेक्नो फंडा। एग्जैक्टली। सो आप टेक्नो फंडा एनालिस्ट हैं। सरकार ने बोला आज ईवी चलेगा, ईवी ले लो। सरकार ने बोला डेटा साइंस चलेगा, डेटा साइंस के शेयर ले लो। सो इन नंबर्स के बीच में आप खो नहीं जाते कभी कभी, इतने सारे नंबर्स? फार्मा सेक्टर कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाएगा। कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है कि एवरग्रीन सेक्टर है, इस सेक्टर में तो रहना ही रहना चाहिए हमेशा? कि जब आप स्टॉक खरीदते हो उसी स्टॉक उसी दिन से गिरना चालू हो जाता है। बिल्कुल। और जो स्टॉक आप बेच देते हो वो उसी दिन से बढ़ना चालू हो जाता है। हाँ। यही नियम है। पर इस नियम का क्या करेंगे? हार्ट बीट तो तेज हो जाती है ना। 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं तो 1 लाख रुपए की एफडी में 80,000 की एफडी कराइए और 20,000 रुपए का उसी बैंक का स्टॉक खरीदिए। कोई ऐसा छोटा स्टॉक जो आपने अर्ली लेवल्स पे आइडेंटिफाई किया हो जिसने आपको एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करके दी हो? कोई छोटा सब 100 रुपीज स्टॉक। अच्छा ये बताइए, ट्रेडिंग सही है या फिर इन्वेस्टिंग? मतलब पूरे राज आप खोलने वाली है आज। हेलो एंड वेलकम। एक और एपिसोड में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों की, और आज एक बार फिर हम बाज़ारों की बात करेंगे। बाज़ार यानी कि शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार में उथल पुथल देखने को मिल रही है और उसके कारण भी बहुत सारे हैं। एक तो हम सब जानते हैं ट्रम्प के टैंट्रम्स अभी भी जारी है। अर्निंग्स थोड़ी बहुत वीक रही थी, उसका भी इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। तो जब मार्केट्स में कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो हमको एक एनालिस्ट, एक ऐसे शख्स की खोज होती है कि जो हमें बताए कि मार्केट्स की डायरेक्शन आने वाले समय में क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकती है, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकती है। और इसके लिए हमें एक डॉक्टर को इनवाइट किया है। ही इज़ नॉट मेडिसिन्स के डॉक्टर नहीं है, पर वो डॉक्टर है स्टॉक मार्केट के। वो स्टॉक्स को परखते हैं, स्टॉक मार्केट की दिशा को देखते हैं और फिर अपना प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं कि जी इस मार्केट में ये होने वाला है, इस स्टॉक में ये होने वाला है। आप इस शख्सियत को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि जब हम इनके साथ प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारे सवाल जो है आना शुरू जाते हैं और थमते ही नहीं। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर रवि सिंह। ही इज़ अ मार्केट एक्सपर्ट एंड आज हम उनसे गपशप करेंगे, इनफॉर्मल टॉक। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मुझे एक बार बुलाने के लिए। और मैं तो बहुत दिनों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैम मुझे पॉडकास्ट में बुलाएंगी तो मैं भी अपनी बातें रख पाऊंगा, क्योंकि मुझे पॉडकास्ट सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आज आपकी वजह से मौका भी मिल रहा है कि पॉडकास्ट में कुछ बोल भी पाऊँ। बिल्कुल। आप है डॉक्टर शेयर बाजार के। देखिए, एक्चुअली में आप कह सकती हैं, और क्योंकि मैंने पीएचडी की है स्टैटिस्टिक्स से, और उसके बाद सारी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं स्टॉक मार्केट पे आया, और इसी वजह से मैं डॉक्टर लिखता हूँ और इसीलिए लोग डॉक्टर रवि सिंह के नाम से जानते हैं। चलिए अपनी जर्नी के बारे में बताइए डॉक्टर रवि सिंह। ये बताइए कि आपका स्टैटिस्टिक्स से आपने अपना डॉक्टरेट किया, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट था वो शेयर बाजार में कैसे आया और आपने अपनी शुरुआत कैसे की? मतलब पूरे राज आप खोलने वाली है आज। क्योंकि मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें कि मैं शायद मैं जनरली बहुत कम चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूँ पर्सनल लेवल पे, और हमेशा डिस्कशन आप जानती हैं स्टॉक मार्केट के, स्टॉक के ही होते हैं जी। लेकिन मैं एक एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन का मतलब है सभी टीचर या प्रोफेसर मेरे घर में रहे हैं। और छोटी फैमिली है मेरी छोटी फैमिली है, लेकिन मेरे जो फादर हैं उनके हिसाब से देखें तो फैमिली काफ़ी बड़ी है। और सभी एजुकेशन सेक्टर में रहे, फादर भी इसी में रहे। और मैं अपनी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आजकल प्रयागराज अब आप नाम हो गया है, प्रयागराज के यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ से पहले बीएससी एंड फिर एमएससी एंड देन पीएचडी जो होता है वो मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद वहीं पर एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ाता था। और लेक्चर का अपॉइंटमेंट जब आया तो उसी टाइम पे एक कंपनी हमारे वहाँ पर आई एमएससी स्टूडेंट्स को लेने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली वो जब कंपनी आई और उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कोई भी लड़के को सेलेक्ट नहीं किया। और जब सेलेक्ट नहीं किया तो बड़ा बुरा लगा और मुझे ऐसा लगा कि शायद हम लोग सही नहीं पढ़ा रहे, इस वजह से कोई स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ। तो छुट्टियां चल रही थी मई और जून की, तो हमने ये सोचा कि चलो, मैंने उनसे जस्ट पूछा कि मुझे भी मौका दीजिए, मैं ही ट्राई करता हूँ, इसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो उस टाइम पे जो कंपनी आई थी वो यूराइबॉर और लिबॉर की ट्रेडिंग करती थी। शिकागो बेस्ड कंपनी थी। तो उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया और फिर वहाँ से स्टॉक मार्केट की सीढ़ी का पहला सफ़र शुरू हुआ, जो कि था यूराइबॉर और लिबॉर और इंटरेस्ट रेट की ट्रेडिंग का। तो शुरुआत आपकी मुंबई से ही, फाइनेंशियल कैपिटल से? जी, फाइनेंशियल कैपिटल से 2004 एंड या 2005 स्टार्टिंग कह लीजिए, उस टाइम से शुरुआत हुई। और तो उसके बाद मार्केट पे आए। चलिए, मार्केट के बारे में बता दीजिए रवि सर, क्योंकि मार्केट एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको समझना बहुत मुश्किल है और डॉक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि दिशा किस और। अगर हम आज के ही बाज़ार की बात करें, पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद कभी ऊपर तो कभी नीचे, और दिशाहीन बाज़ार को आप कैसे स्टडी करते हैं? व्हाट इज़ योर टेक्निक ऑफ स्टडिंग स्टॉक मार्केट्स? देखिए, आपने जो सवाल पूछा, मुझे इसमें 2 सवाल समझ में आ रहे हैं जिनका मैं जवाब इस हिसाब से देना चाहूँगा। पहला, आपने कहा कि स्टॉक मार्केट पे जब आते हैं लोग, सबसे पहले इन्वेस्टर के लिए ही बात करते हैं जी। मेरा एक मानना है, आप जिस चीज़ के धनी हैं उस चीज़ को करिए, और जिस चीज़ के धनी नहीं है उसके लिए कोई धनाढ्य व्यक्ति रख लीजिए। और धनाढ्य व्यक्ति का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो पैसे की धनाढ्य की मैं बात कर रहा हूँ, उस आदमी को भी रख सकते हैं जो उसका एक्सपर्ट हो जी। तो जैसे कि जब आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जब कोई केस होता है या कुछ लीगल मैटर होता है तो आप वकील के पास जाते हैं, कोई झगड़े होते हैं तो पुलिस के पास जाते हैं। उसी तरीके से इन सब को मैनेज करने के लिए जिसके पास जाना चाहिए वो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो आप जैसे ही अर्न करना शुरू करें, सबसे पहले डिसाइड करें एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को। जैसे आप फैमिली डॉक्टर चलाते हैं, उसी तरीके से अगर आप फैमिली एक्सपर्ट रखते हैं तो आप बिलीव करें कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल की जो ग्रोथ है ना, वो आपकी डबल इंजन सरकार आपने सुनी यूपी में, वो डबल इंजन की तरीके से ही चलेगी। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। मैंने अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट देखा था आमिर खान का, और इनफैक्ट मैं फिल्म में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को आप लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जो ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनका नाम नहीं होता लेकिन वो भी सेलिब्रिटी अपने क्षेत्र में होते हैं, उनका वो भी अगर अच्छे नहीं है, आप पूछिए कि आमिर खान ने खुद बोला कि पैसा कितना मेरा है ये शायद मुझे पता हो, लेकिन कहाँ इन्वेस्टेड है मुझे पता नहीं है। तो वो आमिर खान क्यों बने? सेम शाहरुख खान के साथ भी है, सेम आप किसी भी को देखिए। तो मेरा ये मानना है कि आप भी उस एक्सरसाइज को करें, क्योंकि आप अपने से पैसे कुछ नहीं दे रहे हैं, आप जो पैसा वो आपको अर्न करा के दे रहे हैं, आप उसमें से कुछ फीस आप शायद दे रहे होंगे, लेकिन ये सबसे पहला डिसीजन स्टॉक मार्केट को समझने के लिए होना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा कि मार्केट की दिशा, देखिए जब आप स्टॉक मार्केट पे एनालिसिस करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो आप उसको मन धन तन से बाय करते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि फिर आप ना उसके बारे में निगेटिव नहीं सुन सकते हैं। जैसे मैं स्कूल कॉलेजेस की बात करता हूँ, वो गर्लफ्रेंड जब नई नई बनती है तो आदमी जो है ना उसके बारे में कुछ बुरा सुनना नहीं चाहता। स्टॉक मार्केट पे भी जब आप स्टॉक को किसी को बाय करते हैं तो आप भी उसके बारे में बुरा नहीं सुनना चाहते। मेरा पहला आपको रूल यही कहता है कि आप सबसे पहले उसका बुरा ही सुनना शुरू करिए, अच्छा तो अपने आप हो जाएगा। यानी कि आप स्टॉक मार्केट पे जब आप निवेश करें तो आप लॉस को कम करें, लॉस को रिकवर करें, लॉस को रोकने की तैयारी करें, प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। रवि सर, ये बताइएगा कि
ऐसे बाजार में जहाँ पे दिशा को लेके हमेशा दिमाग में रहे कि बाजार किस ओर जाएगा, क्योंकि 1 साल से हम यही देख रहे हैं, उठापटक बिल्कुल जारी है, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो आप यूज़ करते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट की दिशा इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे तय होती है, क्योंकि आप बहुत समय से शेयर बाज़ार को ट्रैक कर रहे हैं, सो किन इंडिकेटर्स पे ध्यान देना चाहिए व्हेन यू आर इन द मार्केट? क्या नॉइज़ सुनना सही है, क्या खबरों के आंकलन पे बाज़ार को आंकना सही है, कि अर्निंग्स ही है यू नो विच इज़ गोइंग टू ड्राइव द मार्केट हायर? सो व्हाट आर द फैक्टर्स जब आप एक ब्रॉडर मार्केट को एनालाइज करते हैं तो आप उन पे ध्यान देते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, मैंने आपके शो पे भी बोला होगा, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आप ट्रेंड को फ्रेंड बनाकर रखिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और उस ट्रेंड को फ्रेंड बनाने का मतलब क्या है कि आप अपने आँख, नाक, कान, 10 दिशाएं खोल के रखिए। पहला, आप सबसे पहले मैं मैम जो फॉलो करता हूँ वो फॉलो करता हूँ किसी भी स्टॉक को। अगर जैसे सपोज एक स्टॉक मैंने सिलेक्शन किया तो सबसे पहला इंडिकेटर होता है सेंटीमेंट, जो कि किसी इंडिकेटर में नहीं आता। आपको अपनी कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है कि इसके सेंटीमेंट क्या चल रहे हैं। सेंटीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होता है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, न्यूज़ जो आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के। फंडामेंटल अभी मत देखिए, पहले सेंटीमेंट समझिए कि सेंटीमेंट क्या है। अगर पावर सेक्टर में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर पावर सेक्टर का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो छोटे से छोटा स्टॉक भी चल जाएगा, बड़े से बड़ा स्टॉक परफॉर्मेंस दे जाएगा। तो यानी कि सेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको न्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए। सेंटिमेंट्स जी, सेंटिमेंट्स में न्यूज़ आप पहले, सबसे पहले आप न्यूज़ फाइंड आउट करिए, सेक्टर को समझें, पहले उससे सिलेक्शन करें। उसके बाद उसके 2 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आपने सबसे सुना होगा टेक्निकल, फंडामेंटल, इन पे फोकस करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस पे नहीं जाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ये समझता हूँ। मैं आपको कुछ फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी इंडिकेटर को फॉलो कर लीजिए, आप मूविंग एवरेज को फॉलो कर लीजिए, आप स्टोकेस्टिक को फॉलो कर लीजिए, आप बॉलिंजर बैंड को फॉलो कर लीजिए। किसी भी इंडिकेटर का 1 साल का रिटर्न 54% के करीब बैठता है। आप कभी भी टेस्टिंग कर लीजिए, आपके माध्यम से लोग भी इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका ड्रॉ डाउन जो है वो है 254%। ओके, तो आप समझ रही हैं कि प्रॉफिट कितना बड़ा है और लॉस कितना बड़ा है। तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि वो इंडिकेटर किस जोन में चल रहा है। ओके, अगर वो इंडिकेटर आपके 250% डाउन जोन में है तो आपको वो इंडिकेटर यूज करना चाहिए जो आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि आप लोअर बैंड पे ट्रेड हो रहे हैं। ओके, अगर आप हायर बैंड पे हैं तो वो इंडिकेटर यूज करके आप सिर्फ फेलियर एक्सेप्ट कर पाएंगे। ओके, तो आपको पहले इंडिकेटर की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना पड़ता है, पहला। दूसरा, ये तो हो गया टेक्निकल तरीका, मैं इसके और भी मेथड्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरा जो तरीका है उसमें मैं एक सिंपल सी चीज फॉलो करता हूँ, फंडामेंटल जब नंबर्स पे निकलता हूँ, क्योंकि अब मैम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फंडामेंटल पे सिंपल कंपनी के 4, चाहे क्वार्टर ले लीजिए या 4 साल ले लीजिए, और सिर्फ उनकी प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए। ओके, प्रॉफिट कम है, ज़्यादा है, वो अगर चल रहा है, लॉस में कंपनी नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ने लॉस किसी इन ईयर में दिया है तो या तो आप उसका रीजन फाइंड आउट कर लीजिए, अगर रीजन नहीं मिलता तो उस कंपनी को इग्नोर कर दीजिए। उस कंपनी को जब आप फाइंड आउट, पहले फंडामेंट, जब आपने पहले तो आपने क्या किया, न्यूज से फाइंड आउट किया सेक्टर, उसके बाद फाइंड आउट किया आपने फंडामेंटल से स्टॉक, और फिर उस पर आप इंडिकेटर प्लॉट करिए। क्यों? क्योंकि ये सीढ़ी है, एक के बाद एक आपको चढ़ना है। तो जितने आप फिल्टर लगाते जाएंगे उतने वायरसेस उसके दूर होते जाएंगे और उतनी अच्छी कंपनी और उतनी अच्छी जगह आप एंट्री कर पाएंगे। तो टेक्निकल जो होता है वो आपको डे टू डे की चाल बताता है। जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं कि कौन किधर जाना है, किधर ट्रैफिक है, किधर नहीं है, वो बताता है। मतलब शेयर में कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ पकड़ना है, वो बताता है। फंडामेंटल ये बता देता है कि रास्ता तो सही है। तो आप इस तरीके से आप स्टॉक के एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि प्योर टेक्निकल्स नहीं, प्योर फंडामेंटल्स नहीं, तो टेक्नो फंडा। एग्जैक्टली। सो आप टेक्नो फंडा एनालिस्ट हैं।
देखिए मैं अलग अलग चीज़ें करता रहता हूँ और मैं एक स्ट्रैटेजी जो मैंने आपने चूंकि पूछा कि कैसे सिलेक्शन किया जाता है, हाँ। तो ये उसका एक पार्ट सो है। क्या पसंद है आपको, टेक्निकल्स ज़्यादा पसंद है या फंडामेंटल्स? आपके लिए क्या वर्क करते हैं, प्योर टेक्निकल्स या प्योर फंडामेंटल्स या मिक्स ऑफ देम? आ, बड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं हाँ। डेटा पसंद करता हूँ। तो वो डेटा चाहे तो दोनों में है। एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला हाँ। कि वो टेक्निकल डेटा हो, वो फंडामेंटल डेटा हो, जो हम्म। सेटिस्फाई करे, मैं उसकी तरफ चल देता हूँ। और उतनी ही पकड़ आपको दोनों में बनानी पड़ती है, यानी नंबर्स को नॉक करना अगर आपको आ गया तो आपके लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं। बिल्कुल, इट इज़ अ नंबर गेम। मार्केट्स में नंबर्स ही है जो आपको सही राह दिखाते हैं। सो टेक्निकल भी इट्स स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ नंबर्स, और फंडामेंटल साइड से भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस इज ऑल नंबर्स। सो इन नंबर्स के बीच में आप खो नहीं जाते कभी कभी, इतने सारे नंबर्स? आई मीन ये सवाल मैम मुझसे वैसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं इसका आंसर बहुत पहले से प्रिपेयर करके बैठा हूँ। बताइए। और बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं अपने एक मेरे फादर के ब्रदर, मतलब मेरे चाचा जी हैं, मैं उनको देखता हूँ, तो उनसे मैंने एक चीज़, मैं इसका आंसर उन्हीं से फाइंड आउट कर पाया। और इसलिए कर पाया क्योंकि वो एक स्कूल के प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुए अपनी पूरी लाइफ में। लेकिन वो ना स्कूल के प्रिंसिपल होने के साथ वो ऑल इंडिया रेडियो उस पे वो अनाउंसमेंट करते थे, और वो जो सॉन्ग और रात वाले जो प्रोग्राम हैं और उनका न्यूज़ पढ़ते थे। अच्छा। तो मैंने एक बार उनसे पूछा, वो मुझे एक बार अपना स्टूडियो घुमाने के लिए ले गए थे, तब मैं कॉलेज टाइम पे था। तो मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी आपको ये टाइम कैसे मिल जाता है? तो उन्होंने कहा कि ये टाइम नहीं मिलता है, आप एक लाइफ में जब बोर हो जाते हैं तो आप एकदम दूसरी लाइन जब आप पकड़ते हैं तो आपका वो एंटरटेनमेंट भी होता है और आप नई चीज़ें सीखते भी हैं। और वो उनका ऐसा लाइन था जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं से बैठा हुआ है। और आपने जो कहा, जैसे मैं स्टॉक मार्केट से बोर हो जाऊं, नंबर से बोर हो जाऊं, तो जब आपके साथ शो करता हूं तो वो मेरी वो एनर्जी जो है ना वो वापस रिकलेक्ट हो जाती है। तो मुझे शो करने से ज़्यादा मेरे लिए जो वो चेंज बदलाव लाता है और जो पढ़ने की एक लगन, क्योंकि आप जब पढ़ते रहते हैं तो आप मोनोटोनस हो जाते हैं कि आप एक चीज पढ़ लिया, आपने एक चीज कवर कर लिया, इसका फंडामेंटल देख लिया, इसका टेक्निकल देख लिया, अब बताएं किसको? तो वो प्लेटफॉर्म आपका है। रवि सर, ये बताइए कि बहुत लिस्टेड स्टॉक्स है, आप 4,500 से ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स है, और हमारे जब क्वेश्चन आंसर सेशन में जो हमारा प्रोग्राम है कॉलर शो, जहाँ पे सवाल आते हैं, कोई भी सवाल आता है तो फटाफट से आप बता देते हैं कि स्टॉक में क्या करना है। तो आप क्या ये 4,500 स्टॉक सभी ट्रैक करते हैं क्या? मैम, ये सवाल आपने जो पूछा है इसके कई बार मेरे टेस्ट भी लिए हैं कई चैनल्स ने, और उन्होंने कई बार स्टॉक्स के नाम लेके पूछा ये कितने का चल रहा है। मैं कभी चार्ट या टर्मिनल नहीं देखता हूँ या मैं सामने नहीं रखता हूँ। जनरली मैं जो स्कैनिंग करता हूँ, जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स के बहुत से मॉडल बनाए हुए हैं। अच्छा। और मैं मॉर्निंग में 1 घंटे सिर्फ उसको देता हूँ और उस मॉडल के थ्रू सारे स्टॉक्स को एक बार स्कैन कर लेता हूँ, जिससे कि वो नंबर्स याद हो जाते हैं। तो लगभग मुझे अगर आप नंबर्स टर्म में कहें तो 500 से 700 स्टॉक्स तो मौजूबानी याद होते हैं। और इनफैक्ट आज नहीं, जैसे मैं आप कोई भी स्टॉक का नाम लीजिए और वो आपकी क्वेरी सेशन में होगा तो मुझे याद होगा कि मैंने कब उसको रिकमेंड किया था, इस समय क्या चल रहा होगा। जैसे आज अभी मार्केट क्या चल रही होगी, 1 घंटे बाद पूछेंगे तो लमसम वो एक एवरेज आता रहता है दिमाग में, कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करता रहता है। शायद भगवान ने दी है। नहीं, बिल्कुल, ये तो मुझे पता है, बिकॉज आई डू द शोज विद यू। मुझे पता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एकदम उसका जवाब जो है वो दे देते हैं। चलिए ये बताइए कि आपने स्टॉक मार्केट में इतने साल बिताए हैं, कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है कि एवरग्रीन सेक्टर है, इस सेक्टर में तो रहना ही रहना चाहिए हमेशा? देखिए, जब आप इस हिसाब से आप सिलेक्शन करें एवरग्रीन सेक्टर किसे कह सकते हैं, वो एवरग्रीन सेक्टर हमेशा आप गवर्नमेंट से रिलेटेड होकर जोड़ के देखिए। अच्छा। कुछ चीज़ें हैं जिनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीजनल होंगी। तो आपको उन दोनों का कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो, आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो, जैसे एग्जांपल के लिए बैंकिंग सेक्टर कभी ख़त्म नहीं होगा।
बैंकिंग सेक्टर के फाइनेंशियल्स कभी खराब नहीं होंगे। मतलब खराब होने का मतलब है थोड़ा बहुत आपको परेशानी देखने को मिल सकती है एक बैंक से दूसरा बैंक, दूसरे बैंक से तीसरा बैंक, बट बैंकिंग आप जितना भी इकोनॉमी में पैसा पंप होगा वो बैंकों के थ्रू ही पंप होगा, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके। और मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि आप जब 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं तो 1 लाख रुपए की एफडी में 80,000 की एफडी कराइए और 20,000 रुपए का उसी बैंक का स्टॉक खरीद लीजिए। करेक्ट। ये बहुत सिंपल थ्योरी है और ये थ्योरी नहीं है, आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए। इनफैक्ट जो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं कैमरामैन साहब भी देख रहे हैं, उन्होंने उनसे भी उन्होंने भी अगर ये जोड़ेंगे अपनी हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि यार मैंने तो एफडी में सिर्फ 6% का रिटर्न लिया और वो शेयर तो आज मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है। तो बहुत सिंपल थ्योरी, नंबर 1। नंबर 2 सेक्टर कौन सा है? हमारी जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक क्लियर है कि हमारा फार्मा सेक्टर कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाएगा और हमेशा एक सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट का मतलब है इकोनॉमी में चलेगा ही चलेगा। और अब तो जिस हिसाब से पोल्यूशन है, जिस हिसाब से नई नई बीमारियां आ रही हैं, फार्मा सेक्टर की ग्रोथ कम नहीं होने वाली। ये सेक्टर ऐसे हैं जो लाइफ लॉन्ग सेक्टर्स हैं। तो आप 2 सेक्टर तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, और अगर इस तरीके से जाएं तो मैं हमेशा 5 को फॉलो करता हूँ। और 5 इसलिए कहता हूँ क्योंकि 5 से ही मुट्ठी बनती है, 5 से ही 5 सितारा होटल तक पहुँचते हैं, कहने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन है ये कि आपको हमेशा जो मैं 5 का फॉर्मूला इसलिए फॉलो करता हूँ, 5 सेक्टर के 5 स्टॉक और हर एक सेक्टर से 5-5 स्टॉक से टॉप 5 स्टॉक्स, यानी कि टोटल मिला के 25 स्टॉक की बास्केट आपको हमेशा बनानी। तो चलिए फिर शुरू जाते हैं। आपने कहा पहले आप 5 सेक्टर, 2 तो आपने गिना दिया, बैंकिंग एंड फार्मा, एंड रेस्ट ऑफ द 3 सेक्टर्स। देखिए बैंकिंग फार्मा हो गई, अब आ जाते हैं थर्ड सेक्टर पे। थर्ड सेक्टर पे एनर्जी। अब एनर्जी में आप जब आते हैं तो मैं 2 सेक्टर को कंबाइन करता हूँ। पहला पावर सेक्टर और दूसरा जो हम पेट्रोल डीजल ये यूज करते हैं वो भी एनर्जी से रिलेटेड होता है। इसकी जरूरत हमेशा ही रहेगी, चाहे कितनी भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ईवी आ जाए, ये हो, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट्स हमेशा रहेंगी। तो आपके पास पावर सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है। फोर्थ सेक्टर की तरफ बढ़े। अब हम खाना छोड़ेंगे नहीं, हम मेकअप करना छोड़ेंगे नहीं। मैं इंतजार कर रही थी हम साबुन ये सेक्टर कहाँ चला गया। हम साबुन लगाना छोड़ेंगे नहीं। देखिए मैं सेक्टर क्यों ऐसा चूज कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन भी है। जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो ये लिस्ट बना ले और प्रायोरिटी इसी हिसाब से रखें। मैं एफएमसीजी सेक्टर को पहले भी कह सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि रैंकिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप अपने गोल्स को तय करते हैं और रैंक बनाते हैं, यानी कि आप एक मैं किसी उनको फॉलो करता था जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, वो ना कोई भी डिस्कशन होता है ना तो उसका और आईटी में जो लोग यूज करते हैं वो लोग समझते होंगे, फ्लो चार्ट जरूर बनाते हैं कि हमें किस किस हिसाब से क्या क्या करना है। तो आप अपनी लाइफ का फ्लो चार्ट जरूर बना के रखिए और उस पर कैटेगराइज कर लीजिए। तो कोई जरूरी नहीं कि आप 5 सेक्टर की स्टॉक एक बार में खरीदें। आपके पास आज मौका है, एक आपके पास कम पैसा है, आपने इस पे डाला, फिर दूसरे पे डाला, फिर तीसरे पे डाला, तो इस तरीके से। तो चौथा सेक्टर जो था वो है एफएमसीजी। 5वां सेक्टर में वोलेटाइल रखता हूँ। कोई भी आ जाए। वोलेटाइल का मतलब है जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है। ओके। सरकार ने बोला आज ईवी चलेगा, ईवी ले लो। सरकार ने बोला डेटा साइंस चलेगा, डेटा साइंस के शेयर ले लो। ओपन सरकार ने ओपन टिकट, हाँ ओपन है। और उसका मजा तो तब आता है जब मैं सीजनल प्ले करता हूँ। अब सीजनल में आप सोचेंगे कैसे, आरबीआई पॉलिसी आ रही तो बैंकिंग को बढ़ा लिया, बजट आ रहा है तो 2 सेक्टर जरूर चलते हैं, एक तो रेलवे एक डिफेंस, और छोटा मोटा अगर बचा कुचा रहा तो केमिकल जरूर चल जाता है। तो ये 3 सेक्टर आते जाते रहते हैं। मॉनसून हो तो फिर एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर। हाँ, तो मैं इस सब लोग कहते हैं फिक्स ये सेक्टर में निवेश करो, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे इतना बड़ा भी नहीं खड़ा कर लेना है कि मैं उसको संभाल ही ना पाऊँ। मैंने बहुत से पोर्टफोलियोज, आपने खुद आपके जब प्रोग्राम होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा बहुत से लोग ना 200 स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग रिटर्न्स है जिसे मैं आपको बताऊंगा। ये बताइए कि एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? मैक्सिमम 25। अच्छा, तो आपने 5 सेक्टर गिना दिए। 5 सेक्टर गिना दिए। अब एक एक के 5 स्टॉक्स बता दीजिए। चलिए 5 नहीं, 2 स्टॉक्स, टॉप बेट्स इन फर्स्ट स्टार्टिंग विद बैंकिंग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी चॉइस और
आपकी चॉइस में या जो लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनकी चॉइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप जैसा बैंकिंग की बात कर, मैं पहले फॉर्मूला इसलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप फाइनेंशियल हेड खुद बनिए। आप हमसे मेथड सीखिए और उस पर R&D करके एक गोल क्लियर करिए और फिर खुद R&D करके उस पर बस आप वैल्यूज को पुट करते जाइए, आंसर मिलता जाएगा। अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया 5 सेक्टर लेने चाहिए, एक सेक्टर से 5 स्टॉक लेने हैं और 5 के वो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको कुछ नहीं पढ़ा आपने, जो 5 टॉप स्टॉक आपने गूगल करिए, 5 टॉप स्टॉक्स आ रहे हैं उनको ले लीजिए। ओके, नो रॉकेट साइंस। नो रॉकेट साइंस। मैं आपको बताऊं मैम, मैं एक बार स्पीच देने के लिए कॉन्क्लेव में गया, तो मैंने वहाँ पर ये फील किया, मैं बहुत, और मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस है, सबको आपको भी हुआ होगा। मैंने वहाँ पे बड़ी तैयारी करी, 2-3 घंटे रोज़ तैयारी करके एक बढ़िया सी PPT तैयार करी, और जब मैं वहाँ पे पब्लिक से जब कम्युनिकेट करने लगा तो पता चला कि वो PPT उस लेवल की है ही नहीं है। मैं ऐसी बातें कर रहा था जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी, तो जो समझ में नहीं आता वो लोग, पता है उसमें भी बढ़िया था। वो पहला एक्सपीरियंस मेरा यही गया। मैंने बहुत रॉकेट साइंस डालने की कोशिश करी, बड़े फॉर्मूले डाले, और उसके बाद मैंने जब प्रेजेंटेशन दिया तो कुछ लोग जो बाहर निकले, उनमें से जो कमेंट आया उससे मैंने एक थ्योरी बना ली कि जब जिसको जो समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब की स्पीच बहुत बढ़िया थी। क्यों बढ़िया थी? क्योंकि समझ में कुछ नहीं आया। तो मैं उस कैटेगरी में नहीं रहना चाहता। तो मैंने क्या किया, कैटेगरी चेंज करी। मैंने कहा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए कि आपको सब समझ में आया, इसलिए वो अच्छा है। तो मैं रॉकेट साइंस पे बिलीव नहीं करता। और मैं आपको बताऊं दूं, जैसे बहुत से प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे, बहुत से लोग कॉल पुट में ऑप्शंस बताते हैं जब, तो वो लोग बताने की कोशिश करते हैं आप एक कॉल इधर खरीद लो, एक पुट इधर खरीद लो, एक उधर बेच दो, एक इधर कर लो। आपको मैं बताऊं कि मैंने इस पे मैंने बड़ी रिसर्च करने के बाद ये फाइंड आउट किया है कि आप 4-5 चीजें करने से बजाय आप सिंपल एक कॉल को बाय कर लो या एक पुट बाय कर लो, रिएक्शन सेम है। और ये कोई चीज जानना नहीं चाहता, इस पे कोई R&D नहीं करना चाहता, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी देने के बाद सबको ये लगता है कि यही बहुत बढ़िया बता रहा है। सो मेरे हिसाब से आप लोग सिंपल रहिए, सिंपल चीजें। तो अब आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो 5 सेक्टर हैं, 5 सेक्टर से एक सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक, उसी तरीके से 5 सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स में आप पहले निवेश कर दीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सिर्फ एक शेयर खरीद के इन 5 स्टॉक सेक्टर से 25 स्टॉक आपके बनेंगे, वो खरीद के छोड़ दीजिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बच्चे से बनती नहीं है, वो सुनता नहीं है, तो उसको यही 5 स्टॉक खरीद के गिफ्ट में दे दीजिए। जिस दिन से वो प्रॉफिट लॉस देखने लगेगा, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि जब घटता और बढ़ता दिखाई देता है तो अच्छे लोग लाइन पे आ जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाएं। अब आ जाते हैं आपके जो सवाल है कि एक सेक्टर बैंकिंग आपने लिया। मुझे बैंकिंग में 2 स्टॉक पसंद है। पहला SBI मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता है। बीच बीच में मैं उसका ऑप्शन ढूंढता रहता हूँ कि अगर मैं गवर्नमेंट बैंक पे नहीं जाऊँ और SBI की जगह कुछ दूसरा ढूंढूं तो क्या है। तो उसका छोटा भाई है, छोटा बच्चा कह लीजिए, भाई नहीं कहेंगे, बच्चा कहेंगे, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर SBI नहीं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं तो SBI। इन्हीं दोनों पे चाल उल्टी सीधे करते रहिए। ये हो गया एक शेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक का एक ऑप्शन बताया। इसी तरीके से प्राइवेट में आ जाइए, 2 स्टॉक्स उसमें भी हैं। कभी वो आगे, कभी डाल कभी पात की आपने कहानी सुनी होगी। तो उसमें आते हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक। इंडियन इकोनॉमी में ये इतने बड़े हो चुके हैं कि इनकी ग्रोथ पक्की है और आपकी उस ग्रोथ के साथ रिटर्न पक्का है। बस बैंकिंग ही बताएंगे आप? नहीं, आपने बैंकिंग पूछा इसलिए मैंने बैंकिंग बताया। चलिए, बैंकिंग के लीडर्स आपने कहा कि सब सेक्टर्स के 5 लीडर्स को चुनिएगा और उसी की बेसिस पे आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेगा। आपने डेरिवेटिव्स की बात करी। डेरिवेटिव्स में बहुत सारी सख्ती भी हो चुकी है, रिटेल की पार्टिसिपेशन कम हो रही है, वॉल्यूम्स गिरते हुए दिख रहे हैं, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि रिटेल फिर भी इंटरेस्टेड है कि वो कॉल पुट ज़रूर खेले।
तो इसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या ये सही रणनीति होती है कि डेरिवेटिव्स में नेकेड पोजीशंस लेना या फिर डेरिवेटिव्स में हेज्ड पोजीशन लेना, और कैसे लेना, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैम, आप ये कह रही हैं कि आज के समय में आपके पास ऑप्शन तो है फरारी चलाने का, सबका सपना होता है स्पीड में दौड़ाने का, लेकिन आप उसे कह देते कि नहीं मारुति खरीद लो और जिसे आराम से रोज चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेरिवेटिव कुछ ऐसा ही है। आप नॉर्मल रोड पे निकलते हैं तो आपके पास पावर बहुत है, बहुत ज़्यादा आपके पास BHP और जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं वो बहुत है, तो आपको जल्दी पहुंचने की भी आपके पास है, लेकिन ज़्यादा तेज चलेंगे तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। रही बात आपके डेरिवेटिव की, देखिए मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, लेकिन उसको गलत मत समझें लोग, कि 1 लाख लगाओ और 10 लाख कमाने की अगर क्षमता है तो वो डेरिवेटिव में ही है। ट्रू। आप ओनली व्हेन कि दाव अच्छा पड़े। हाँ, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप करोगे नहीं तो आप कुछ सीखोगे नहीं। True. और अगर आप करोगे तो आप जरूर भुगतोगे, और भुगतने के बाद जब आप तैयार हो जाओगे तो आप मास्टर कहलाओगे। और आपने हर ट्रेडर की कहानी सुन लीजिए, हर एक की इन्वेस्टर की कहानी सुन लीजिए, वो पहले स्टॉक मार्केट पे आया, कमाया, फिर उसके बाद जीरो पे पहुंचा, और फिर उसके बाद उसने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया, क्योंकि जिद आ जाती है, और जिद ही आपको पैसा कमाने के लिए होती। तो डेरिवेटिव को कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, ये उसका अपना पहलू हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को हमेशा अच्छा ही कहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, स्टॉक मार्केट ही मैम एक ऐसा वो है, फील्ड है जिसमें सब आना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो IT हो, मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई भी ऐसा वो जो आप जिसमें कहिए, जिससे पूछिए, जो अपनी लाइफ से बोर हो चुका है, अपनी रोज की दिनचर्या से बोर हो चुका है, उसको भी स्टॉक मार्केट अट्रैक्ट करने लगता है। तो क्योंकि यही एक ऐसा, आपको मैं बताऊं, आप IT एम्प्लॉई हैं तो आपको महीने पे सैलरी आती है, आप डॉक्टर हैं आपको भी उसमें महीने की सैलरी, या फिर आप जब आप पेशेंट देखते तो फीस मिलती है। लेकिन ये ऐसा बाजार है जिसमें कि आपको तुरंत पता है कि मैंने ये किया, मुझे कितना आने वाला और कितना जाने वाला है, यानी पैसे की बौछार भी हो सकती है और पैसा आपकी तरफ, आपसे पानी की तरफ बह भी सकता है। और ये किसी और बिजनेस में नहीं है, किसी और नौकरी में नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये उतना जो है वो अट्रैक्टिव क्यों है। और ये भी देख लीजिए कि कोई भी बिजनेसमैन आज के समय पे, या कोई भी आदमी बिना स्टॉक मार्केट के मल्टी बैगर नहीं बना, भले उसका आपका पोर्टफोलियो पता हो या ना पता हो। करेक्ट। आप एग्जाम्पल के लिए आप अडानी को देख लीजिए, अगर उनके शेयर की लिस्टिंग ही नहीं होती, उनकी वैल्यूएशन ही नहीं होती, तो उनको किस बात का वैल्यूएशन रईस कहते हैं। तो फिर मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में, और जब आप ऐसी जगह पे आते हैं तो आप कमाते भी हैं, आप लुटाते भी हैं, आप गंवाते भी हैं, आप सीखते भी हैं। मैं आपको ऐसी बहुत सी स्टोरीज बता सकता हूँ जिसमें कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और सबसे ये स्टोरी मैंने अभी रिसेंट डेज, मतलब मैं चूँकि अब मैंने पब्लिक से कनेक्ट करना बहुत शुरू किया, तब पता चलता है। जैसे मैं आपके चैनल का एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके चैनल या और अदर चैनल्स पे जाता हूँ, और आप लोगों ने एक नया आयाम बनाया है। क्योंकि अभी तक नेशनल मीडिया के हिसाब से लोगों को लगता था कि चैनल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आपके यूट्यूब के वीडियोस ने, आपके यूट्यूब प्रोग्राम्स ने उन लोगों को जागरूक किया है जो आज कहते हैं ना कि आपके डीमैट अकाउंट जो है वो 20 करोड़ पहुंच चुके हैं। उसके जिम्मेदार पता है कौन है? आप लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि यूट्यूब के रील्स, यूट्यूब के वीडियोस, यूट्यूब पे प्रोग्राम्स लोगों को जागरूक करते हैं। और मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूँ। मैंने रिसेंट डेज पे मैं बार्बर शॉप पे गया था। और उस बार्बर शॉप पे मैं काफ़ी दिनों से, मतलब हर जब भी जाता हूँ तो उसी पे जाता था। उसका समहाउ फ्रेंचाइजी कई जगह पे है, तो उस फ्रेंचाइजी का ओनर एक वहाँ पर था। और जब मैं उस दिन वहाँ पर वो विज़िट करने के लिए आया, और जब मैं अपना हेयर कट के लिए करवाने के जा रहा था, तो एक आया बंदा और उसने कहा कि सर मैं आपका हेयर कट कर दूं। तो
मुझे लगा इसमें कौन सी नई बात है, ये करे या कोई भी करे, हेयर कट तो हेयर कट है। तो उसने हेयर कट किया और बड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा हाथ वाथ काँप रहे थे उसके। तो मैंने कहा क्या हो गया यार, तुम तो रोज काम करते हो, हाथ तुम्हारे क्यों ऐसा हिल रहे हैं या काँप रहे? तो उसने कहा सर मैं आपका ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने कहा कैसे? कहता है सर मैं ना यूट्यूब चैनल पे आपको देखा है और आपके बेसिस पे मैंने स्टॉक्स खरीदे हैं, और सर आप बिलीव करिएगा कि जो ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो स्कूटी खड़ी हुई है ये मैंने उसी पैसे से खरीदी है। आप उसका सेंटीमेंट समझिए। करेक्ट। मतलब आपने उसको जागरूक किया है, जो आदमी ये एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि कभी वो भी स्टॉक मार्केट से कुछ कमा सकता है। फिर उसने अपने मालिक को बुलाया, और मालिक को बुलाया तो मालिक ने जो उनके थे ओनर थे, उन्होंने भी आके ऐसी ही बातें करी, और उन्होंने खुद, वो मुझे नहीं जानते थे कि मैं उनकी शॉप पे ही आता हूँ। हालांकि टिप ज़्यादा देनी पड़ी क्योंकि आप अपनी इमेज के चक्कर में आप टिप ज़्यादा दे देते। करेक्ट। अब इतनी तारीफ सुन ली है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरीज हैं, और ये स्टोरी मैं एक जगह की आपको जो बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि ये एक जगह की स्टोरीज हैं। मैं जब कहीं विजिट करने जाता हूँ, और आज के समय पे 2-3 नाम ही यूट्यूब के हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और बड़ी बात है, जागरण तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि लोग सब कैटेगरी के लोग आते हैं, लेकिन उन कैटेगरी के लोगों में से बहुत से लोग जो हैं वो आपके अब स्टॉक मार्केट पे शिफ्ट हो रहे हैं। पार्लर में काम करने वाली लेडीज़, वर्किंग लेडीज़ के अलावा जो घर में हाउस वाइफ्स हैं, आपके प्रोग्राम में देखिए कितनी बार कितनी बहनों के फ़ोन आते हैं जो कि कहती हैं। और मैं मतलब बहुत मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो यही अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि मैंने ये स्टॉक खरीदा है, और ख़ास तौर से वो बताती है कि वो हाउस वाइफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बढ़िया फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई कर नहीं सकता, इसलिए क्योंकि जिनको लगता था कि नहीं वो हाउस वाइफ हैं, आज वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही। इसका भी एक किस्सा भी आपको फ़नी बताऊँगा। मुझे अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम के कॉलर शो पे पता चला, और मुझे बहुत हंसी आई उसके बाद। बताइए। मैं ऐसे ही शो कर रहा था, तो एक सज्जन वो क्वेश्चन पूछते थे, और हमने एक कॉन्क्लेव पे मैं गया हुआ था, तो उस कॉन्क्लेव पे वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए थे। तो उन्होंने जब वो लंच का टाइम था, हम लोग खा रहे थे, तो एक मैडम आई और उन्होंने बोला कि सर मैं आपको टीवी पे फॉलो करती हूँ, आपको यूट्यूब पे देखती हूँ, और मैं अपना पोर्टफोलियो बनाती हूँ, बनाया मैंने। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो उन्होंने दिखाया, और फिर उसके बाद बोला कि सर 1 मिनट मैं आपको ना अपने हस्बैंड से मिलाना चाहती हूँ। तो उन्होंने हस्बैंड से मिलाया, तो हस्बैंड ने और उन्होंने बताया ये कि इनका स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल काम नहीं करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो एक दिन कॉलर शो पे वही कॉल कर रहे थे, उनकी आवाज़ में पहचान गया। तो जब वो मुझे मिले, तो जब उनकी वाइफ थोड़ा साइड में हटी, तो उनसे मैंने कहा आप तो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ पहचानी सी लग रही है। तो उन्होंने अपनी जेब से, पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और अपना पोर्टफोलियो दिखाया, कहा कि मेरी वाइफ को मत बताइएगा सर मेरा भी ये पोर्टफोलियो है। अच्छा। सो ऐसे मतलब आप जागरूकता देखिए कि वाइफ अपना मैनेज कर रही है और हस्बैंड अपना मैनेज कर रहे हैं। और ये इंसिडेंट ऐसा था जिससे मतलब मुझे इतनी खुशी भी हुई और अच्छा भी लगा। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का क्रेज़ कितना है। बिल्कुल, अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा पीपल आर अवेयर अबाउट कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, कैसे करनी है। हालांकि हमको बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ फेक लोग भी होते हैं जो अपने आप को एनालिस्ट बता के दे गिव रॉन्ग एडवाइजेस। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ द पीपल हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है ये इतने वास्ट वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब में खो जाना और असली क्रेडिबल वॉइसेस को सुनना। तो क्रेडिबल वॉइसेस की कमी अभी भी है, और उसे हम पूरे करने की कोशिश करते हैं विद पीपल लाइक यू, जो क्रेडिबल वॉइसेस लेके आते हैं, क्रेडिबल सुझाव सुझाते हैं ऑन द मार्केट्स। नहीं, मैं यहाँ पे ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, और मैं तो हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपको, अप्रिशिएट भी करता हूँ, बिकॉज मैं क्या अप्रिशिएट करूँगा, मुझे किसी दिन मौका मिला तो मैं आपके पॉडकास्ट पे आपका पॉडकास्ट ज़रूर करना चाहूँगा। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल हैं और मैं चाहता हूँ कि वो पब्लिक को पता चलना चाहिए, क्योंकि गीतू मोजा मैम मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज
जब मैंने स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखा था और टीवी देखी थी तो सबसे पहला जो चेहरा आया था वो आपका तो था। आपने हिंदी चैनल जरूर देखा होगा। वो आपका था। और मेरे लिए कितनी प्राउड की बात है कि आज आप पॉडकास्ट मेरा शूट कर रही हैं। जी, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल। यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। रवि सर, ये बताइए कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? जैसे यू बी इन ऑफिस, देन स्कैन थ्रू ऑल द स्टॉक्स दैट यू विल बी रिकमेंडिंग और सजेस्टिंग टू पीपल, फिर अपना रिसर्च वर्क, फिर अपना ऑफिस, तो ऐसे कैसे मैनेज करते हैं आप? बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि एवरी डे मुझे लगभग 400-450 मैसेजेस आते हैं और लगभग 200 के आसपास कॉल्स भी आते हैं। 200 से ज़्यादा कॉल्स आते हैं। और मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने मैम आपके भी फ़ोन नहीं उठाया, डांट भी खाई है उसके बाद, इसलिए मैं माफ़ी पहले मांग रहा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर अटेंड करने की, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से शायद इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको मैं बताऊं कि एक और भी आदत है जो कि मैं शायद दिन के सिर्फ रात में 24 घंटे में मैं सिर्फ 2 घंटे ही सोता हूं, या 2 से 3 घंटे मैक्सिमम। और मैं 3 घंटे में सोने के बाद काफ़ी फ्रेश हो जाता हूं। तो मेरे लिए रात बड़ी लंबी होती है और करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं अलग अलग फील्ड में स्टडीज़ करता रहता हूँ। कभी मैं स्टॉक मार्केट की पढ़ाई पे ध्यान दे देता हूँ, कभी मैं स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट कर लेता हूँ, कभी मैं डॉक्टरी की तरफ चला जाता हूँ, कभी मैं वास्तु की तरफ चला जाता हूँ। तो बहुत सी चीज़ों की पढ़ाई करते करते अपना टाइम उस पर निकलता है। और उसी बीच में फिर वो जो रात के मैसेजेस है उसको भी फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। मॉर्निंग 7 o'clock to 8 o'clock मेरी जो स्टॉक मार्केट जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है और फिर वो चलती है सुबह के 4 बजे तक, क्योंकि अलग अलग मार्केट होती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं। तो उन सब पे नज़र बनाना, उन सबको देखना, पढ़ना। और स्टार्ट होता है 7 बजे के बाद, 7 बजे मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट। एंड देन उस टाइम पे भी डांट पड़ती रहती है घर में। बच्चों को शायद हम बहुत अच्छी सीख नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे यही सोचते हैं कि इनका मेरे पिताजी तो हमेशा मोबाइल पे ही बिजी रहते हैं, दे डोंट हैव टाइम। सो वो कंप्लेंट्स फैमिली की हमेशा रहती है। हाँ, लेकिन एक आदत भी मैंने बनाई कि मैं सैटरडे संडे स्पेंड टाइम विद फैमिली और मैं मोबाइल भी नहीं उठाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही करते हैं आप। ये बताइए कि एक कॉल है जिसमें आपने कहा था कि खाना खाना सही है लेकिन इसके स्टॉक में पैसा मत लगाना, राइट? लेकिन उसके नतीजे काफ़ी अच्छा है, वो स्टॉक रॉकेट हो गया। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी रिकमेंडेशन उल्टी पड़ जाती है? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन मैंने बताया ना, ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाइए। मैं बहुत जल्दी स्टॉक से दोस्ती भी करता हूँ और बहुत जल्दी उससे पंगे भी ले लेता हूँ। और जितनी जल्दी मैं ये चेंज करता हूँ उतना जो है वो कम लॉस पे आप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने बिल्कुल सही बोला। मैं आपको एक आध दो स्टॉक्स बताता हूँ। लोग नहीं छोड़ पाते, मैं छोड़ देता हूँ। HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की बात करें, एक टाइम पे 48-45 रुपए था। मैंने कितनी बार उसकी जॉबिंग, मतलब कितनी बार उसको 42 पे खरीदवाया, 50 पे बिकवाया, लेकिन एक बार 50 पे खरीदा और फंस गया। लेकिन जब 10 बार अगर आपने प्रॉफिट लिया है तो एक बार लॉस देना बनता है। आप क्विट करके एग्जिट कर जाइए। आज 24 रुपीज़ के पास चल रहा है, 50% डिस्काउंट हो गया। तो मुझे लगता है मेरा डिसीजन सही है कि मैंने सही निकाल दिया। तो आपको इस तरीके की स्ट्रैटेजी, आप फेलियर होते हैं लेकिन उस फेलियर को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना आपके लिए अच्छा होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं हमेशा ये कहता हूं, जैसे मैं एक मूवी आई थी किक, और उसकी एक चीज़ अच्छी लगी थी कि आपको किक सलमान खान की मूवी है जिसे सभी जानते होंगे, कि आपको कोई चीज़ किक होनी चाहिए, कोई चीज़ हिट करना चाहिए जिससे आपको कोई डायरेक्शन मिले जी। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी अपनी टीम के साथ जाता हूं और पिज़्ज़ा की पार्टी देता हूं, उस दिन मैं जुबलिन फूड पे काम जरूर करता हूं, बाय या सेल का, क्योंकि मुझे उस दिन किक मिलता है। और मैं अपनी टीम को जब पार्टी देता हूं तो कहता हूं सबसे महंगा पिज़्ज़ा मंगाओ। मेरा कोई डायरेक्शन नहीं होता कि कौन सा पिज़्ज़ा खाना है, सबसे महंगा मंगाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉकेट से खर्च होगा उतना कष्ट होगा, और उतना कष्ट जो है वो दूसरे दिन मेरा अग्रेसिव तरीके से निकलेगा। तो ये एक तरीका बहुत सिंपल है। हाँ, लेकिन इसका उल्टा है। जब एयरलाइंस के स्टॉक्स की बात होती है तो मैं कहता हूँ एयरलाइंस का आप सुख लीजिए, सब कुछ करिए, पर निवेश मत करिए।
क्योंकि स्पाइस जेट आपके सामने एग्जांपल है। लेकिन इंडिगो को देखिए ना आप, इंडिगो को तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया उस स्टॉक एक्चुअली में 4000 का स्टॉक कोई खरीदना नहीं चाहता, 25 रुपए का स्टॉक ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप आज के समय में किसी का पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए, उसके पोर्टफोलियो में वोडाफोन का स्टॉक ज्यादातर आपको मिलेगा, लेकिन भारतीय एयरटेल किसी ने नहीं लिया होगा, जो कि 100% रिटर्न के साथ डबल हो चुका है। लेकिन वोडाफोन आज 10 पे खरीदा था तो आज 7 ही खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ऐसे पेनी स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, या फिर इनमें भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होती है? देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो बिल्कुल होती है, लेकिन मैंने बताया ना, सेंटीमेंट। आपको 7 रुपए, वोडाफोन का एग्जांपल ले रहा हूँ, या 5-10 रुपए 50 रुपए के जो स्टॉक्स आप लोग देखते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका वो वैल्यू भी आपको दे रहा हो। ओके। आपको पेनी स्टॉक्स मिलते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट दिख रहा होता है, छोटा छोटा डेवलप हो रहा होता है, जो एक बार वॉल्केनो की तरफ फट जाता है और आपको एक ह्यूज रिटर्न देकर चला जाता है। और आपको एक मजेदार बात बताता हूँ मैम, आपने स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना है जी। सब जानते हैं। आपने बहुत से लोगों का, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि आप उनको फॉलो करते हैं, लेकिन सच्चाई इस बात की है कि उनके पूरे पोर्टफोलियो को देखिए तो उनको मल्टी बैगर सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स ने ही बनाया है। बिल्कुल सही। और बाकी स्टॉक्स में तो शायद लॉस ही चल रहा होगा। तो ज्ञान तो तभी निकलता है जब आप मार्केट के उतार और चढ़ाव को समझ लेते हैं, झटके खा लेते हैं और नई स्टडी बना लेते हैं, उसके बाद फिर ज्ञान ही निकलता है। कोई ऐसा छोटा स्टॉक जो आपने अर्ली लेवल्स पे आइडेंटिफाई किया हो, जिसने आपको एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करके दी हो? कोई छोटा सब 100 रुपीज स्टॉक? 100 छोड़ी, 30 रुपए का स्टॉक बताता हूँ। कौन सा? आप भी जानती हैं, मैंने सबसे पहले रिकमेंडेशन आपके यहाँ दिया था। आई डोंट रिमेम्बर। IRFC। अच्छा। RVN 100 रुपए 80 रुपए। आप पुराने प्रोग्राम्स उठा के 2 साल पहले के देखेंगी तो आप पाएंगे कि इन सबको स्टॉक को कभी कोई छूता नहीं था। 30 रुपए के स्टॉक आज आपको 300 रुपए दिख रहे हैं। मैं बड़ी मतलब मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप इन स्टॉक्स को जानिए नहीं, बहुत से ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं जो कि 30 रुपए पे थे, आज वो 400 गुना ऊपर बढ़ चुके हैं। डिफेंस के स्टॉक को अब लोगों ने जाना है। बिल्कुल। आप BEL को देख लीजिए, 100 रुपए पे कोई नहीं पूछता था, आज 400 रुपए पे लोगों की भीड़ लगी हुई है खरीदने के लिए। और ये रिकमेंडेशन आपके चैनल पे है जी। आप पुराने प्रोग्राम आपकी हिस्ट्री में है, बिल्कुल देखिए जाके। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार कोई ना कोई मल्टी बैगर स्टॉक चल रहा होता है, वो उस समय मल्टी बैगर नहीं लगता, 3 साल बाद मल्टी बैगर नजर आ रहा होता है। तो ऐसा कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? अभी भी बहुत से स्टॉक्स हैं। कौन से? मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ। पहला स्टॉक्स पावर सेक्टर से जैसे हम लोग बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर में 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इन प्राइसेस से डबल हो सकते हैं। ओके। कौन से? लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। पहला है पावर ग्रिड और दूसरा है NHPC। ओके। दोनों PSUs? दोनों में PSU और दोनों में पोटेंशियल जबरदस्त है। आपको PSUs बड़े पसंद है? मैंने बताया ना, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। PSU चलेगा मैं PSU पे चढ़ जाऊंगा। ओके। नहीं चलेगा नहीं चढ़। प्राइवेट स्टॉक की बात कर लेते हैं। ओके। प्राइवेट स्टॉक्स पे आपको कई स्टॉक्स ऐसे दिखाई देंगे जिनमें कोई मल्टी बैगर रिटर्न नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और अचानक से आपको रैली दिख जाएगी। मॉर्फन लैब एक एग्जांपल ले लीजिए, प्राइवेट स्टॉक है, 50 रुपए पे कोई पूछ नहीं रहा था, मैंने सबसे पहले 50 रुपए पे रिकमेंडेशन दिया, एक झटके में 65 हो गया जी। मैंने सबसे माफी मांगी कि मेरा कोई रोल नहीं है 65 होने में, वो था, फट गया। 65 से कब वो अब 90 रुपए 95 रुपए हो जाएगा, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो मल्टी बैगर जो स्टॉक्स होते हैं वो तब तक दिखाई नहीं देते हैं जब तक वो अपनी रेंज को तोड़कर निकल नहीं जाते, और आप उस रेंज पे ही थक के आप हार मान के निकल जाते हैं, आप हार मान लेते हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपका पोटेंशियल टेस्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए PSUs की बात कर रहे हैं, बैंकिंग में 242 रुपए 240 रुपए पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, 380 रुपए तक की वैल्यू आराम से दिखा सकता है। रिटर्न वाइज देखिए कितने % हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई देखिए मल्टी बैगर स्टॉक्स यही स्टॉक्स बनेंगे, बट आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि उस स्टॉक को आप उतने दिन तक रख पाए। होता क्या है आपके साथ कि जब आप स्टॉक खरीदते हो उसी स्टॉक उसी दिन से गिरना चालू हो जाता है। बिल्कुल। और जो स्टॉक आप बेच देते हो वो उसी दिन से बढ़ना चालू हो जाता है। हाँ। यही नियम है।
पर इस नियम का क्या करेंगे, हार्ट बीट तो तेज हो जाती है ना। इसीलिए स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए, स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट करिए। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, आपके ही प्रोग्राम का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। गेल आपको याद है, 120 रुपए से स्टॉक पे मैंने कहा था कि SIP चालू करिए, करते चलिए 200 पहुंच गया, मैंने कहा SIP करते चलिए, वो 200 आया, डिविडेंड आया, बोनस आया, वापस 167 आ गया। SIP करते चलिए, वो 200 है जरूर, 200 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो है आज 300 रुपए का। पोर्टफोलियो का हिस्ट्री तो देखिए। तो इस तरीके के स्टॉक्स, और जो आप कहती है PSUs, देखिए मुझे इतना पता है सरकार कुछ भी करे अपने सेक्टर को तो चलाएगी। सरकार बदल जाएंगी लेकिन अपने सेक्टर को चलाएंगी, और वो पेशेंस लेती है। वो एक रेंज के बाद वो बहुत दिनों तक आपको स्टेबल, जैसे आजकल की जो थीम है उसमें डिफेंस और रेलवे से मैंने अभी डिस्टेंस बना के हाथ जोड़ के मैं बैठा हुआ हूँ। आई एम वेटिंग। अब तक यही सबसे बड़ा सवाल है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे इस पे मैं लोगों को जरूर एक चीज़ बोलना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है और आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आपको पेशेंस सीखने का एक तरीका मैं बता सकता हूँ। बताइए। घर में एक टब होता है ना जिसमें कपड़े लोग धुलते हैं, या फिर टब का साइज थोड़ा बड़ा होता है, उसमें ना किसी से घर में बोलिए थोड़ा सा कलर डाल दे, पानी भर के, और उसके अंदर ना आप एक कांटा डाल के फिशिंग करिए और ट्राई करिए कि उसमें मछली फंस जाए। मछली है नहीं तो फंसेगी कहाँ? क्योंकि आपको पानी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा ना। आपको पहले से यकीन है कि उसमें मछली नहीं है, लेकिन जब आप उसमें आप एक हफ्ता बैठेंगे ना तो आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा। ये स्टॉक मार्केट जो है ना उसी तरीके से पेशेंस बनाता है। महीने में और साल में सिर्फ आपको 1 मौका और 12 मौका साल में मिलता है आपको मल्टी बैगर बनने के लिए और स्टॉक उठाने के लिए। आप जब रोज स्टॉक उठाना शुरू करते हैं ना, या रोज करते हैं, तो आप जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप फंसेंगे, उतने ज़्यादा आप रिस्क को ओपन करते हैं। और पेशेंस लगा के आप बैठे रहेंगे, आप बैठे रहिए, देखते रहिए, आपको अपने आप, जैसे आप सबसे जो मोहल्ले का CCTV होता है, पहले CCTV नहीं होता था, लेकिन मोहल्ले का CCTV कौन होता था मैम? नेबर्स। और उस मोहल्ले में एक जगह होती थी जो सबसे ज्यादा होती थी, वो होती थी चाय की दुकान या फिर पान की दुकान। वो CCTV होते हैं। ये स्टॉक मार्केट भी वही CCTV फॉलो करता है। आपको पेशेंसली बैठे रहना है। आपने कांटा डाल दिया है, मछली फंसने की इंतजार कर रहे हैं, पेशेंस रखिए, फंसेगी जरूर। टाइम लगेगा। और अगर आप उससे पहले आप पेशेंस लूज कर जाएंगे तो उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, जब खरीदेंगे तब गिरेगा, जब बेचेंगे तब बढ़ेगा। तो पेशेंस जरूरी है। और टाइम जो होता है, देखिए जैसे मैं अब टाइम के लिए क्या होता है, आपने स्टार्टिंग में बोला 4000 5000 स्टॉक है, आप सब पकड़ नहीं सकते। आप एक स्टॉक को अपनी स्क्रीन पे लगा लीजिए। स्क्रीन का मतलब है आप कंप्यूटर पे बैठते हैं तो, मोबाइल पे बैठते हैं तो, उसका बिड आस्क खोल के रखिए। 7 दिन तक आप सिर्फ उसको देखिए। अगले 7वें दिन एक ट्रेड कोई नोट कर लीजिए पेपर पे और उसको 21वें दिन काट दीजिए। फिर से बोलूं मैं, 7 दिन तक स्क्रीन देखी, 8वें दिन आपने कोई ट्रेड लेना है, बाय या सेल जो भी समझ में आता है उसमें लीजिए, और 21वें दिन काट दीजिए। 21वें दिन उस पर एग्जिट कर लीजिए। और तो प्रॉफिट हो गया लॉस, ये तो आपको बताना है। और मैं 100% श्योर हूं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 95% से ऊपर होगा। मैं श्योर हूं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो मैम कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस अगर है तो आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, आप लॉस में कभी नहीं जाएंगे। और सच बताऊं, जो आपने बात कही, ये सोशल मीडिया पे इस तरीके के वीडियोस से बचिए जो सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करते हैं और आपको फंसा कर चले जाते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं, आप कोई मछली डाल, तो कांटा डाल के बैठा हुआ है, मछली तो आप हैं। आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ रील पे टाइम पास कर रहा हूं। और कौन सी रील पे फंस जाते हो, कोई स्टॉक उठा लेते हो और आप फंस जाते हो, या आपको पता ही नहीं होता।
बैंकिंग फ्रॉड में देखते रहते हैं, बैंकिंग फ्रॉड हो जाता है, पता ही नहीं चलता। True. तो बेटर है कि आप पहले डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है, आपको देखना क्या है, आपको समझना क्या है। रवि जी, ये बताइए कि आप अपने पास टाइम में क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं? बहुत बोरिंग आदमी हूँ मैं। ना तो मैं मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, मैं अगर मूवीज़ देखता भी हूँ तो वो भी कार्टून मूवीज़ देखता हूँ, और कार्टून नहीं देखता हूँ तो थोड़ी मार्बल्स की मूवीज़ ज़्यादा पसंद है। उसके जब सीरीज़ आती तो चूँकि वो मेरे बेटे ने मुझे आदत डाली है, तो उसके साथ देखता हूँ, तो मैं उसी के साथ मूवी कभी देखने गया हूँ। मुझे ये मत पूछिएगा प्लीज़ कि लास्ट मूवी क्या रही है। नाम नहीं याद है। क्योंकि मुझे नाम क्या मुझे पता भी नहीं होगा। और दूसरा, मैं क्रिकेट का भी बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, ओके तो मैं 11 प्लेयर के नाम नहीं बता सकता, प्लीज़ मेरा टेस्ट मत लीजिएगा। ओके बहुत पुअर हूँ। ओके, तो फिर करते क्या हैं? जब मैं फ्री गाना सुनते हैं? गाना मैं बहुत सुनता हूँ। वो गाना तो कौन है आपके फेवरेट सिंगर? मैं इस टॉक से प्यार करता हूँ, उसके नाम से प्यार नहीं करता। नहीं, कोई गाना तो याद होगा ना? डिफिकल्ट है। वो सिर्फ इसलिए होता है, चलता है कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल उससे मेंटेन रहे। लेकिन हाँ, कुछ चलता रहता है, जो भी एक प्लेलिस्ट है। और मैं आपको बताऊँ, मैं प्लेलिस्ट भी नहीं बनाता हूँ, मैं अपने बेटे की प्लेलिस्ट चला लेता हूँ, अपनी वाइफ की प्लेलिस्ट चला लेता हूँ, जिसपे गाने उसकी चॉइस। हिंदी गाने सुनते हैं, अंग्रेजी गाने सुनते हैं, या फिर फोक सॉन्ग सुनते हैं? मिक्स टाइप के होते हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से मैं भी कहीं दिल टूटी स्टोरीज ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो सैड सॉन्ग्स थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं, सैड सॉन्ग मत सुना करें, आप मार्केट में काम काज करते हैं। अच्छा, ये बताइए, लेटेस्ट स्टॉक जो आपने खरीदा हो? मैंने बहुत से स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दे रखी है। ओके। खुद खरीदने से बचता हूँ, बिकॉज सेबी के रूल्स आपको पता है। यस। लेटेस्ट में मैंने सेजिलिटी इंडिया को रिकमेंड किया है। सेजिलिटी? हाँ, सेजिलिटी इंडिया को, मॉर्फिन लैब को, और यूग्रो कैपिटल अभी रिसेंटली रिकमेंड किया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और स्टॉक बास्केट 25 से ज़्यादा ही हो जाती है, इसलिए मैं उनके नाम नहीं लेता हूँ। तो कोशिश ऐसी ही होती है। ठीक है। म्यूचुअल फंड सही है या शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? मुझे म्यूचुअल फंड बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, अब सॉरी टू से, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, लोग म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, अच्छी आदत है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं एक स्पीच में गया था, वहाँ पे शायद कंपटीशन ने क्रिएट कर दिया। एक म्यूचुअल फंड के बहुत बड़े फंड मैनेजर आए हुए थे, और शायद उनको ये टारगेट रहा होगा कि आप म्यूचुअल फंड बेचिए, तो उस स्पीच में उन्होंने म्यूचुअल फंड की बड़ी तारीफ करी, बड़ी बातें करी, और फिर बड़ा रूडली उन्होंने बोला कि अगर आपको रोज की सट्टेबाजी करनी, नुकसान खाना है, तो रवि जी अभी बताएंगे स्ट्रैटेजी, इस पे ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं से वो थोड़ा हर्ट कर गया। तो तब से आपने म्यूचुअल फंड खरीदना बंद कर? नहीं, तो मैंने वहाँ पे रियलिटी बोल दिया, और रियलिटी बोला तो स्टडी पे बोला। अच्छा। तो शायद उसके बाद से मैंने म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो आप म्यूचुअल फंड बिल्कुल देखिए, दोस्ती रखिए। म्यूचुअल फंड के जो कंपोनेंट आते हैं ना, यानी कि जो म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स हैं, वो सब जगह ओपन होते हैं, तो उनको खरीद लीजिए ना जाके, क्योंकि उसमें भी कुछ कचड़े स्टॉक्स होंगे, उनको मत खरीदिए, उसको खरीद लीजिए जाके। और आज के समय में सबसे बड़ा सवाल मैं तो आपसे पूछता हूँ, मैं कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदें? 2500 म्यूचुअल फंड है, 4000 स्टॉक लिस्टेड है, 2500 म्यूचुअल फंड है, खरीदे तो क्या खरीदे? क्योंकि वो एक अलग इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपका बिल्कुल आपको अच्छा है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैंने किसी से सुना था टैक्स बेनिफिट भी अब नहीं मिलता, अब तो उतना कुछ है नहीं। लेकिन पॉइंट ये कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट, ना तो आपको बोनस मिलता है, ना आपको स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलता है, ना आपको डिविडेंड मिलता है। तो मैं उस स्टॉक को वहीं जाकर क्यों खरीदूं जब वो मुझे अलग से इंसेंटिव नहीं मिल सकता है? ओके। और ऊपर से म्यूचुअल फंड पे कॉस्ट भी देना है, प्लस एएमसी भी देना है, तो मुझे म्यूचुअल फंड नहीं अच्छे लगते, और मैंने कभी आज तक म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा। मुझे अगर म्यूचुअल फंड, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हालांकि ये बात मेरी शायद अच्छी नहीं लगेगी म्यूचुअल फंड वालों को लेकिन अगर मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना ही है तो मैं कहता हूँ कोई भी टॉप म्यूचुअल फंड लीजिए, अपने बेटे को एक्सरसाइज दीजिए, वो भी कहेगा पिताजी ने मुझे कुछ काम दिया है। जो 6-7th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको दीजिए। म्यूचुअल फंड जब आप उठाते हैं तो उसमें सपोज उन्होंने 20 स्टॉक खरीदे होते हैं, उनका वेटेज भी दिया होता है,
तो आप उस वेटेज को लिखवा लीजिए एक एक्सेल में और स्टॉक के नाम लिखवा लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई भी एक वैल्यू, सपोज आप 20,000 रुपए लगाना चाहते हैं तो बेटे से बोलिए डिवाइड करके दे दे, वही स्टॉक खरीद लीजिए जाके। वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू। अच्छा ये बताइए, ट्रेडिंग सही है या फिर इन्वेस्टिंग? बोथ, मिक्स होना चाहिए। मिक्स होना चाहिए। एक जो चीज़ आपने, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात जो आपने उठाई है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग रखिए, आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट रखिए और करिए दोनों, क्योंकि एक से कभी भी काम नहीं चल सकता। तो आपको करना तो दोनों है, क्योंकि अगर आप, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे तो अब वो समय जा चुका मैम कि आपको 5 साल बाद बहुत रिटर्न आ जाते थे, मल्टीबैगर रिटर्न हो जाते थे, 5 साल बाद कंपनियां गायब हो जा रही हैं। करेक्ट, आप समझ रही हैं? तो अब वो टाइम नहीं रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा इंडस्ट्री से एग्जाम्पल लेता हूँ। आज आप गाड़ी खरीद के लाइए, 6 महीने बाद नया वर्जन आ रहा होता है जी। आज आप 10 साल पुरानी प्रॉपर्टीज को देखिए तो आज उस पर कोई शिफ्ट होना नहीं चाहता, क्योंकि इतना तेजी से अपग्रेडेशन हो रहा है कि आज उनके नए मॉडल, नई चीजें आ रही हैं। तो इंडस्ट्री जब इतनी तेजी से स्विच कर रही होती है, चेंज कर रही होती है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो कंपनी आज परफॉर्म कर रही है वो अगले 10 साल तक टिकी भी रहे। बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ बिकॉज बहुत लोगों का दिल का दर्द और बीपी बढ़ जाता है, तो इसलिए नाम नहीं लेता हूँ। लेकिन नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके स्टॉक्स आपके 100% पोर्टफोलियो पे होंगे। जैसे वोडाफोन हमने ले लिया तो ले लिया था गलती से, लेकिन वोडाफोन के बहुत से, बैंकिंग में भी ऐसे बहुत से शेयर हैं। तो आप ये नहीं कर सकते। इसलिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, वहां पर बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं और ट्रेडिंग करते रहते हैं तो आपको ये भी पता होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ स्टॉक है, इससे शायद अब निकलने की बारी। और आपको मैं बताऊं कि हकीकत स्टॉक मार्केट की ये है कि हर आदमी सही ट्रेड लेता है। मैं आपकी एक्सरसाइज एक करवाऊंगा अभी इस पे। हर आदमी सही ट्रेड लेता है, लेकिन वो सही टाइम पे उस स्टॉक से निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है। वेरी ट्रू। और अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं मैम, बताइए। मुझे कोई वो 5 कंपनी के नाम बताइए, 5 कंपनी के नाम। मैं स्टॉक इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि सेबी का रूल ना आ जाए आप पे। 5 कंपनियों का नाम बताइए जिसके मैं शेयर कल खरीदूं और मुझे नुकसान होना तय हो, प्रॉफिट नहीं आना चाहिए। कंडीशन यही है। चलिए बताइए। ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। क्यों डिफिकल्ट है? सब तो कहते हैं लॉस होता है। सब तो कहते हैं लॉस होता है। रिलायंस पावर, ठीक है। रिलायंस इंफ्रा, ठीक है। लॉस वाली चाहिए ना? हाँ, 5 लॉस वाली चाहिए। 5 लॉस वाली। पता नहीं बाकी आप बता दीजिए 3 और। नहीं, ये बताने के लिए नहीं है, ये तो मैंने जस्ट आपको एक्सरसाइज दी है। हाँ। जो दर्शक देख रहे हैं ये उनके लिए भी एक्सरसाइज है। एक दिन ट्रेड, मतलब ये कहूंगा कि एक दिन ट्रेड ऐसा स्टार्ट करिए कि आज मुझे 5 स्टॉक में लूंगा और 5 में लॉस होना जरूरी है। मैं लॉस के आज ट्रेड करके देखूंगा। करके देखिए, बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, करके देखें, मार्केट है, हर एक दिन मिल रही है। करके देखें, बड़ा मुश्किल है ट्रेड कर पाना। आपके 5 लॉस के ट्रेड होने चाहिए। जिस दिन आपने इससे स्टार्ट किया ना, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। ओके रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये टास्क जो आपने दिया है इसको हम पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।